क्या था प्लैंक्स कांस्टेंट, सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ था। लैम्डा क्या था, वेवलेंथ, कौन सी यूनिट में होता है नॉर्मली, एंगस्ट्रॉम में होता है, नैनोमीटर में भी हो सकता है। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन में लैम्डा कितना गिवन है, 4000 एंगस्ट्रॉम, कितना मीटर होता है, 4000 × 10⁻10 मीटर, विच इज़ 4 × 10⁻7 मीटर। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, hc/लैम्डा, ये हो गया 6.62 10⁻34 × 3 × 10⁸ डिवाइड लैम्डा का वैल्यू 4 × 10⁻7। अब इसको ऑब्जर्व करो, 6.62 × 3 अप्रोक्सली 20 के आसपास है, 19.86 आता है। अगर आप पूरा एग्जैक्ट वैल्यू पे जाओगे 19.86, इसको हम अप्रोक्सली कितना मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं जब जरूरत पड़ेगा। डिवाइड बाई 4 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -19 आ रहा है गेस, है ना। ये कौन से यूनिट में है, ये एक इलेक्ट्रॉन का, एक फोटोन का एनर्जी है। तो आप सोचो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 5 है ना, 5 से थोड़ा कम होगा पर लगभग कितना है, 5। तो इतने जूल में एक फोटोन, तो 1 जूल में कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 5 × 10⁻19 विच इज 0.2, वही है ना, 0.2 नहीं हो रहा है क्या, हाँ, × 10⁻19 मतलब कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 18 फोटॉन्स। यही था, बस यही करना था, 1 जूल में कितना फोटोन होगा, इतना फोटोन होगा। इतना इजी क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉर्मली फिजिक्स में आप पढ़ोगे, पर उसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है थोड़ा बहुत जितना केमिस्ट्री में ज़रूरत है उतना हम लोग पढ़ लेंगे। देखो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्वियसली लाइट से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, E=hc/λ h/nu, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था हमने। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, बेसिकली आप ऐसे सोचो कि मेटल का सरफेस है, क्या ये मेटल का सरफेस। अच्छा, मेटल्स नॉर्मली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, डोनेट करते हैं, हमें पता है ना, मेटल्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटल्स कॉन्टेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स आराम से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लूज करना चाहते हैं। तो जब मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से, है ना, हमें कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, एक तो फोटो एमिशन का मीनिंग क्या होता है, फोटो एमिशन का मीनिंग होता है कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय यूजिंग लाइट। लाइट एनर्जी यूज करके मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटो एमिशन। क्या बोलते हैं, फोटो एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। मान लो मेटल का सरफेस है, मैंने लाइट लगाया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो वो क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोसेस क्या है, फोटो एमिशन। जब इस एमिशन टेक्निक को यूज करके हम करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज सोचो जो सोलर पावर से एनर्जी रिलीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसी प्रोसेस से हो रहा है। नहीं हो रहा है क्योंकि इंडिया जैसे, इंडिया के आसपास के जो कंट्री है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, या जो मिडिल ईस्ट के आसपास का हमारे यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे अच्छा खासा धूप होता है ना, नेचुरली हीट का अच्छा सोर्स है। तो यहाँ पे सोलर सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए इंडिया सोलर सिस्टम को इतना प्रमोट कर रहा है, क्योंकि एक तो नेचुरल सोर्स है, तो नेचुरल सोर्स होने की वजह से, और रिन्यूएबल सोर्सेस है, तो जो पेट्रोल वेट्रोल ये सब है इन सब को
यानी कि क्या कर सकते हैं हम लोग, रिप्लेस कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ना रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब पढ़ा होगा आपने बचपन में। तो जो सनलाइट होता है, सनलाइट थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा कि आज 10 लीटर सनलाइट यूज़ किया उन लोगों ने, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे आप। सनलाइट आता रहता है, आप देखोगे बहुत सारे जगह पे आजकल सोलर सिस्टम से यानी कि बन नहीं हो रहा, सोलर पैनल वगैरह बनता है, बहुत सारी जगह पे वो यूज़ होता है। तो अगर लाइट एनर्जी यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो एमिशन। क्या बोलते हैं? फोटो एमिशन। और ये प्रोसेस जो होता है, सॉरी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो है फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? अगर मान लो मैं हीट एनर्जी यूज़ करके निकालूंगा इलेक्ट्रॉन, तो वो थर्मियोनिक एमिशन होगा। क्या एमिशन होगा? थर्मियोनिक एमिशन। याद रहेगा, फोटो एमिशन और एक एमिशन क्या हुआ? थर्मियोनिक एमिशन। याद रहेगा। अच्छा, अब आप सोचो मेटल का सरफेस है। अब मेटल अपने आप थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन दे देगा। मेटल ऐसे रखा मैंने, अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं देता, हमें कुछ एनर्जी उस पर लगाना पड़ता है। तो जैसे मान लो कुछ एनर्जी आके इस पर लगा, कुछ एनर्जी इस पर ड्रॉप हुआ, लाइट एनर्जी, ये है ई। ई को मैं लिख रहा हूँ इंसिडेंट एनर्जी। क्या एनर्जी लिख रहा हूँ? इंसिडेंट एनर्जी। मेटल क्या करेगा? मेटल को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस is called is called threshold energy और इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन। याद रहेगा, क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम लोग W भी लिख सकते हैं और W0 भी लिख सकते हैं। याद रहेगा। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? मिनिमम। क्या भाई तुम्हें, तुम इधर ध्यान दो पूरा, सब लोग पूरा ये कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से, क्योंकि फिजिक्स में भी पढ़ोगे, पर फिर से मतलब यहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा। देखो क्या क्या चीज़ें मैंने बोला अभी। पहले बोला मैंने थर्मियोनिक एमिशन के बारे में, कि हम लोग हीट लगा के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लाइट लगा के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उससे जो प्रोसेस इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसको हमने फोटो एमिशन बोला। फिर सॉरी, फोटो इलेक्ट्रॉन बोला, ये प्रोसेस को क्या बोला? फोटो एमिशन। फिर मैंने बोला कि मेटल का सरफेस है, उस पर लाइट आके गिरा, जो एनर्जी गिरा दैट इज नोन एज इंसिडेंट एनर्जी। मेटल क्या करेगा? कुछ इसमें से कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको मैंने W बोला। तो मेटल सरफेस ने इसमें से कुछ एनर्जी रख लिया अपने पास। अच्छा, कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ था? कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ था मेटल सरफेस के पास? मेटल सरफेस पे कितना एनर्जी लगा है? ई एनर्जी। कितना एनर्जी लगा है? अरे मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हुआ है कितना एनर्जी? ई। उसमें से मेटल ने रख कितना दिया? मेटल को ई में मैं मान लो बोलूँगा कि तुम मार्केट में जाओगे तो 50 रुपये आपको खर्चा करना है मिनिमम। कितना खर्चा करना है? मिनिमम 50 खर्चा करना। या फिर नहीं, ऐसे में नहीं बोलता हूँ, मान लो मैं बोलूँगा कि तुम्हें सब लोगों को कुछ कुछ पैसा दे दिया मैंने, वो हुआ इंसिडेंट मनी, इंसिडेंट एनर्जी। मैं बोलूँगा कि आप अगर ये दुकान में जाओगे तो कम से कम खर्चा 50 रुपये है। कम से कम खर्चा कितना है? 50। अब सोचो, हो सकता है तुम जाओ बहुत कुछ खाना ऑर्डर करो, 100, 150, 500, 1000, 15,000, जो भी खर्चा चाहो खर्चा कर सकते हो, पर सब लोग तुम लोग गए उसके अंदर, सब लोग गए तुम लोग, तो मिनिमम खर्चा कितना हुआ होगा? 50। मान लो बोलूँगा कि सब लोग ये रेस्टोरेंट के अंदर गए और सबसे कम खर्चा शाश्वत ने किया है और सबको मैंने दिया था 100-100 रुपये। तो बताओ सब मतलब सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास होगा बाहर निकलने के बाद? शाश्वत के पास। क्यों? अरे शाश्वत के पास 0 होगा या 100 होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शाश्वत 100 लेके गया था, जब वो अंदर जाके बाहर आया उसके बाद 0 होगा क्या? नहीं, क्योंकि उसने मिनिमम खर्चा किया, जितना चाहिए उतना। बाहर निकलेगा तो उसके पास कितना पैसा होगा? 50। कैसे पता चला? मिनिमम एनर्जी खर्चा किया उसने। तो आप सोचो मेटल सरफेस पे ई एनर्जी गिरा, मेटल को चाहिए कितना? कम से कम W0 कितना चाहिए?
वो डेफिनेशन पढ़ो ना, क्या लिखा है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, सिंपल इंग्लिश है, CBSE स्टूडेंट्स हो तुम लोग, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड और ICSE भी हो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, जो कम से कम एनर्जी चाहिए वो कितना है, W0 है। कितना एनर्जी इस पे इंसिडेंट हुआ था, रह कितना गया मेटल के पास, मेटल ने अपने पास कितना अब्जॉर्ब कर लिया उसमें से, W0, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, E माइनस W। तो आप सोचो कि ये मेटल था, मेटल का सरफेस था, उसने W एनर्जी एब्जॉर्ब करके रख लिया W0, E एनर्जी आया था। तो अच्छा बताओ, अगर यहाँ से जैसे W इसने एब्जॉर्ब किया, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकालेगा, नहीं निकालेगा, ये मेटल का सरफेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कम से कम 5 जूल एनर्जी, कितना चाहिए, 5 जूल, मैंने 10 जूल एनर्जी लगाया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि नहीं आएगा, अरे 5 जूल इसको चाहिए, मैंने 10 दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकता, इससे निकालेगा इलेक्ट्रॉन बाहर। अब एक इलेक्ट्रॉन इससे यहाँ से बाहर हो गया, एमिट हुआ मेटल सरफेस से, क्योंकि 5 चाहिए था, मैंने 5 से ज़्यादा दे दिया। मान लो बोलूँगा कि इस रेस्टोरेंट में जाने का मिनिमम खर्चा है 50 रुपये, मैंने इसको दिया 60 रुपये, तुम्हें दिया 40 रुपये, तुम जा पाओगे इधर, नहीं जा पाओगे, कौन जा पाएगा, वो जा पाएगा। तो जितना रिक्वायरमेंट है उससे अगर ज़्यादा हुआ तभी फोटो एमिशन होगा, होगा नहीं होगा। तो मेटल को चाहिए W0, हमने इंसिडेंट में दिया ज़्यादा एनर्जी, करेक्ट, E में से मेटल कितना रख लेगा, W0, जैसे W0 उसने एब्जॉर्ब, मान लो मैं E एनर्जी भेज रहा हूँ यहाँ पे W0 एब्जॉर्ब हो गया, जैसे W0 एब्जॉर्ब हुआ, मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये प्रोसेस को हमने क्या बोला, फोटो एमिशन। अब ये इलेक्ट्रॉन जब है बाहर, ये कैसे बाहर हुआ, W एब्जॉर्ब करने के बाद, लेकिन आप सोचो E आया, W एब्जॉर्ब हुआ, रिमेनिंग एनर्जी कितना हुआ, E माइनस W। अब वो किसके पास रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। आपको पता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो जो E माइनस W एनर्जी रहा इलेक्ट्रॉन के पास, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो हम ट्रांसफ़र करेंगे कैसे, अब सोचो कि मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं मेटल सरफेस में था ऐसे, मुझे कम से कम W0 चाहिए, E आया, अब सरफेस तो मैं हूँ ना, सरफेस पे मैं भी हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं आया हूँ, मैं सरफेस के अंदर ही हूँ, सरफेस के ऊपर हूँ। E एनर्जी आया, गिरा ऊपर मेरे ऊपर, और W से ज़्यादा गिरा, कितना गिरा, W से ज़्यादा, तो मैं बाहर आऊँगा कि नहीं आऊँगा, आया बाहर, मैं बाहर आ गया। अब मेरे पास कितना एनर्जी है, E माइनस W0। अब मुझे कहीं ना कहीं पे तो जाना है, तो होगा क्या कि मान लो मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं क्या हूँ, इलेक्ट्रॉन, मैं कौन से चार्ज का हूँ, नेगेटिव चार्ज का, कौन से चार्ज का हूँ, नेगेटिव। यहाँ पे हमने बैटरी का नेगेटिव एंड लगा दिया, मेरे पास ही बैटरी का कौन सा एंड लगा दिया, नेगेटिव एंड। तो ये नेगेटिव एंड, बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव 2 होता है ना, यहाँ पे नेगेटिव एंड लगे, और मैं क्या चार्ज का हूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन। तो मैं से खड़ा हूँ, तो मैं से बाहर आ गया, ऐसे में था, E माइनस W से बाहर हुआ, मुझे पीछे से धक्का कौन देगा, बैटरी का नेगेटिव एंड। उधर कौन सा एंड होगा, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, ये धक्का दे रहा है और प्लस में अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो मेरा मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा मूवमेंट। तो मैं इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक मूव किया, यहाँ से वहाँ तक आया, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक मूवमेंट किया, फिर मैं वापस एक सर्किट में आऊँगा, सर्किट में कंप्लीट किया मैंने इसे पूरा। तो आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज होता है कि नहीं होता, चार्ज का फ्लो हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, वो इजेक्ट होके मूवमेंट किया कि नहीं किया, मूवमेंट किया, तो क्या हुआ, फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हुआ, अरे क्या हुआ, करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुआ, तो इसी प्रोसेस से करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलता है हमें। आया समझ में कैसे प्रोसेस है ये। तो देखो पूरा टेक्निकलिटी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये ऐसे है, और ये नेगेटिव एंड पे लगा हुआ है, ये नेगेटिव एंड है, और इस एंड पे क्या होगा, पॉजिटिव एंड। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे पुश करेंगे तो ये सर्किट में पूरा मूव करेगा। जैसे ही सर्किट में पूरा मूव करेगा, ये क्या होगा, मैं यहाँ पे नेगेटिव एंड लिख देता हूँ, यहाँ पे कौन सा एंड लिख देता हूँ, पॉजिटिव एंड। पूरा सर्किट बना नहीं रहा हूँ मैं, सबको समझ में आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, अब सोचो मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं निकला बाहर, फोटो एमिशन हुआ और मुझे पीछे से धक्का मिल रहा है, तो जब मैं जाऊँगा ऐसे तो मुझे एक पुश मिलेगा। मान लो तुम लोग यहाँ पे कोई खड़े हो
और तुम भागना चाह रहे हो। अब सोचो कि तुम खड़े हो, मैं तुम्हें धक्का मारा, तुम थोड़ा भाग, अरे सनसेट हो गया अभी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। दो केस आपको बताता हूँ, दो लोग खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो विघ्नेश और शाश्वत, दोनों काफ़ी मजबूत इंसान हैं और दोनों यहाँ पे खड़े हैं। मैंने दोनों को धक्का मारा, पर उसमें से विघ्नेश खड़ा था अपनी जगह पे, शाश्वत भागते हुए आ रहा था। मैंने दोनों को धक्का मारा, कौन ज़्यादा स्पीड से भाग के जाएगा? शाश्वत। भागेगा तो भागेगा जो वो गिरेगा, पैसा वसूल गिरेगा वो, करेक्ट होगा नहीं होगा ऐसे? तो आप सोचो कि मैं जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, एक तो मुझे टेंडेंसी है उधर भागने का, तो मूवमेंट स्टार्ट कर ही रहा हूँगा मैं, प्लस ये धक्का मार देगा, तो एक स्पीड से मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा? तो जब मैं स्पीड में भाग रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एनर्जी है। कितना एनर्जी है? E माइनस डब्ल्यू। अब मैं भाग रहा हूँ, वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमें मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस ने कितना एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लिया? बोलो, डब्ल्यू नॉट। कितना मिला था? E। तो रिमेनिंग एनर्जी कितना हुआ? E माइनस डब्ल्यू। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वेशन बना सकते हैं, क्या बनेगा इक्वेशन? E माइनस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी। इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? फोटो यानी कि लाइट यूज करके हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, तो नाम क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। याद रहेगा? E माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हम बहुत फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इसको। यानी कि E का फॉर्मूला है, डब्ल्यू नॉट का भी फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला है। कुछ कुछ केसेस है इसमें, जो फिजिक्स में आप पढ़ोगे। सैचुरेशन क्या हुआ? वो लास्ट डे पे दिया था क्वेश्चन, मैंने सॉल्व किया था, तुमने? हाँ, तो फिर क्या लिखना? कभी होमवर्क करते हो तुम? तुमने किया था? ऐसे तो मैं महात्मा गांधी लिख दूंगा, तो बोलूँगा मैंने किया था आंसर, पर गलत है। अरे कुछ भी क्वेश्चन आए मैं आंसर लिख दूंगा महात्मा गांधी। तो आंसर ट्राई किया मैंने। वो होता है ना, हुआ था लास्ट ईयर 11 में, ऐसा ही हुआ था। लास्ट ईयर 2 साल पहले मैंने क्वेश्चन पूछा, रैंडमली किसी ने बोल दिया 30। मैंने कहा 30 तो नहीं होगा आंसर, 10 टू द पावर समथिंग में आएगा। तो उसने बोला सर आपने बोला था ना फास्ट आंसर देने के लिए। फास्ट देने के लिए बोला था, पर सही देने के लिए बोला था आंसर मैंने। तो वही चीज़ है। ठीक है, आसपास करेक्ट है तो ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। जो मेटल से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 2 मेटल है। एक मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एक लेट से करता है। कौन सा बेहतर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए? तो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, करेक्ट? तो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसका मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा होगा कि खराब होगा? अच्छा होगा। तो याद रखना, जो अच्छा मेटल है वो कम से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, करेक्ट? समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसे मत सोचना मेटल है ज़्यादा अच्छा होल्ड करके रखना, नहीं। मेटल का प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। जो मेटल कम से कम हीट, आप सोचो अगर सोलर पावर से जल्दी लाइट इजेक्ट नहीं होगा, मतलब जल्दी ऑब्जर्व करके वो नहीं देगा, आप दिन भर बैठ के उसको हीट कर रहे हो, फिर उसको ऐसे आग जला के हीट कर रहे हो, तब जाके थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। वो अच्छा होगा कि थोड़ा सा ऐसे धूप ना भी गिरे, दिन हो जाए, उजाला हो जाए, तब भी लाइट आपको एनर्जी मिल जाएगा? कौन सा बेहतर है? जो कम से कम में एनर्जी डोनेट कर दे। इसीलिए सीजियम मेटल यूज होता है बहुत जगह पे। ग्रुप 1 के मेटल आपने सुना होगा, सीजियम मेटल इज यूज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक या सोलर प्लांट्स ऐसे, क्योंकि सीजियम अपने ग्रुप का सबसे लोएस्ट नीचे वाला एलिमेंट है और अच्छा मेटल है, कम से कम एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इसीलिए आप सोचो ना, लिथियम आयन बैटरीज, सीजियम सुना ना, लिथियम आयन बैटरी जो अभी जम्मू कश्मीर के आसपास लास्ट ईयर लिथियम का बहुत बड़ा एक स्टोरेज मिला था, आपने न्यूज़ में सुना होगा, था ना एक। तो वो इलेक्ट्रिक मतलब सॉरी यानी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारा बैटरीज जो होता है वो लिथियम आयन बैटरीज होता है, नहीं होता है? तो प्रोडक्शन बढ़ेगा अच्छा खासा। इंडिया जो बाहर से एक्सपोर्ट करता था,
सॉरी इंपोर्ट करता था वो कम हो जाएगा चीज़ें, अब अच्छा खासा उसको, तो है चीज़ें, सब चीज़ें रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेटल्स शुड हैव लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। आई मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब जल्दी से जल्दी वो आयन बनने का एबिलिटी हो उनके पास। इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, अभी भरोसा करके याद करना है कि मेटल्स का क्या होना चाहिए, लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मीनिंग क्या है, जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें। याद रहेगा सबको, सौम्य समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। और एक चीज़, अब उस इक्वेशन को थोड़ा सा तमीज से लिखते हैं। क्या इक्वेशन मिला सब लोग बताओ, E माइनस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, E एनर्जी है कि नहीं है? E इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रू फॉल्स? डब्ल्यू नॉट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रू फॉल्स? Ke इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रू फॉल्स? सभी ट्रू ही है, ऑब्वियसली तीनों एनर्जी ही होगा, नहीं तो कैसे माइनस करेंगे। मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, कौन आंसर बताएगा? पिपीश्री बताओ। 5 किलो से 5 मीटर को माइनस करेंगे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यूनिट अलग अलग है, कैसे हो सकता है? मैं बोलूँगा कि 5 किलो से ये सामान है 5 किलो का, इसको आधा कर दो तो ये 2 मीटर का हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ऐसे। वी शुड हैव सेम यूनिट सिस्टम्स, तब जाके माइनस कर सकते हैं, है ना। ऐसे एक CO2 मेडिसिन वाला क्वेश्चन नहीं किया था, एक टैबलेट से कुछ CO2 माइनस हो गया था, रिमेनिंग कुछ मोल्स में था, ऐसे क्वेश्चन किया था ना हमने। तो आप सोचो, जो इंसिडेंट एनर्जी है इसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है? इंसिडेंट एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू हो सकता है, hc बाई लैम्डा हो सकता है। न्यू क्या है? न्यू को बोलेंगे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे हम लोग? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। और ये लैम्डा क्या होगा? इंसिडेंट वेवलेंथ। इंसिडेंट क्या होगा? अच्छा, डब्ल्यू नॉट भी तो एक एनर्जी का फॉर्म है। मैंने बोला था ना, हर एनर्जी को हम hc बाई लैम्डा के साथ रिलेट कर सकते हैं अगर वो लाइट से रिलेटेड हो। तो डब्ल्यू नॉट थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम होता है। मैं बोलूँगा ना कि मेरे पेशेंस का थ्रेशोल्ड पॉइंट है ये, मतलब ये पॉइंट है, इसके बाद से फिर वो गुस्सा वाला फॉर्म आएगा। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट, बाउंड्री या मिनिमम, एक पॉइंट तक मैं सह सकता हूँ, वो जो बोलते हैं। हाँ, सहने के पॉइंट में मैक्सिमम होता है वो, बट वो होता है ना कि हाँ, थ्रेशोल्ड मतलब बाउंड्री, लिमिटिंग पॉइंट पे हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो डब्ल्यू नॉट इज रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच न्यू नॉट। तो आप सोच के बताओ, बुद्धि लगा के, न्यू नॉट को हम लोग कौन सा फ्रीक्वेंसी बोलेंगे? अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो ये क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे नहीं होगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट, इसको कौन सा वेवलेंथ बोलेंगे? थ्रेशोल्ड। डब्ल्यू नॉट को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम और भी क्या बोलते हैं? ओह सॉरी, वेव फंक्शन क्यों लिख रहा हूं बार बार मैं? क्या है? वर्क फंक्शन। क्या फंक्शन है? वर्क फंक्शन। याद रहेगा। अब आप मुझे सोच समझ के बताओ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है? हाफ mv²। मैं आपको बोलूंगा, हम कितना फॉर्म, मतलब जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। मान लो बोलूंगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है। क्या दिया है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। डब्ल्यू नॉट दिया है और के, क्या रिलेशन होगा? ई के बदले में क्या लिख देंगे हम लोग? थ्रेशोल्ड बोल रहा हूँ, इंसिडेंट वेवलेंथ आपको दिया है। क्या दिया है? इंसिडेंट वेवलेंथ। और डब्ल्यू नॉट दिया है, के ई दिया है, क्या रिलेशन होगा? ई के बदले में क्या लिखेंगे? एच सी बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? के ई। जिसके बदले में जो फॉर्मूला लगाना है वही लगा सकते हैं। मान लो बोलूंगा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दिया है, डब्ल्यू नॉट दिया है और के ई पूछा है, क्या करेंगे? बोलो भाई दे। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दिया है, डब्ल्यू नॉट दिया है, के ई दिया है, क्या रिलेशन होगा? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है। ई का फॉर्मूला क्या होता है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट एनर्जी के साथ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू के। मैं आपको बोलूंगा, कौन बताएगा आंसर? अरे हाँ, विघ्नेश, बहुत अच्छा। विघ्नेश बोलो सोच समझ के। इंसिडेंट वेवलेंथ दिया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है, क्या आएगा? और के ही पूछा है। इंसिडेंट वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ,
एच सी बाई लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट काइनेटिक एनर्जी, इतना ही करना है। इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से एच न्यू और वेवलेंथ से एच सी बाई लैम्डा। क्या रॉकेट साइंस है इसमें, इतना बुद्धि लगाना है, ये नहीं कर पाए तो गधे हो तुम लोग। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ कौन बताएगा? सो मैं ट्राई करोगे? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी दिया है, क्या फॉर्मूला बनेगा? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। इससे इजी ना मैं और समझा नहीं सकता सच में, आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप समझ नहीं पाओगे, फिर बाद में यहाँ पे 6 घंटा पढ़ के जाओगे, फिर यूट्यूब पे 6 घंटा पढ़ोगे, क्या फ़ायदा उसका? कुछ फ़ायदा नहीं होता। 10th क्लास नहीं है ये, जब तक ये क्वेश्चन नहीं बनता, पहली बार में नहीं समझते, फिर वो डूबता जाता है। वो कोशिश कर लेना, 7 साल से लोगों को देख रहा हूँ, उसके पहले भी। थ्रेशोल्ड ये देखो, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, एच सी बाई लैम्डा। तो लास्ट टाइम पढ़ी आसो कि नहीं? जो लास्ट टाइम पढ़ी आसो कि नहीं? आसना कहीं पढ़ी आसना, पाठटा पढ़ा इच्छा नहीं? तुम पेरेंट्स को कॉल करी कोई भल लगे तुमको? नहीं पढ़ना है ना तुम्हें? पढ़ना है नहीं पढ़ना है? सबके पेरेंट्स के नंबर आज मैं लूँगा, सबके पेरेंट्स को फ़ोन करके बोलूँगा कि ये नहीं पढ़ते हैं और आप देख लीजिए क्या करना है। 2-4 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, स्लो पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के कि आपको टाइम मिले पढ़ने का। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं स्पीड पढ़ा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा स्पीड चल रहा है करके, क्या फ़ायदा? ये सब आलसपंथी इधर नहीं चलेगा। मैं अच्छे से समझा रहा हूं आपको, और स्लो ही पढ़ रहे हैं हम लोग, याद रखना। ये स्लो नहीं पढ़ते ना, अब तक में ये खत्म करके हम लोग पीरियोडिसिटी में चले गए होते। मैं पूछ रहा हूं, मैं आंसर दे रहा हूं, क्या मजा आएगा ऐसे पढ़ाने में? ऊपर से रिकॉर्ड भी हो रहा है और बेइज्जती हो रहा है, तुम्हारा नाम लेके पूछ रहा हूं मैं। अब सोचो जो लेक्चर देखेगा, तुम्हारा नाम लिया हूं मैं कि भाई आंसर बताओ, और तुम आंसर नहीं बता पा रहे हो, उसको मैं आंसर बताओ नहीं बता पा रहा है, क्या वरुण बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम बताओ फिर आंसर। इंसिडेंट, हाँ बस इतना सा है। ये फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, और तुम्हें हेल्प करने के लिए साइड में लिखा हूं मैं, उतना छाप के बता देते कम से कम। और कौन सा क्या है वो बता भी दिया हूं, तब भी समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों को। ठीक है, अब कौन बताएगा आंसर? हाँ लिपिश्री बताओ, तुम बताओ। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट वेवलेंथ, सॉरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नॉट इक्वल टू के, बस इतना ही है ना? इतना सही, और कुछ भी नहीं है। आप सोचो इसको और बेहतर फॉर्मूला करना है, के इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर। ये भी वेलोसिटी है, ये एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोचो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है इससे, आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है, डब्ल्यू नॉट आपको ईवी में दिया होता है, ईवी को आपको जूल में कन्वर्ट करना होता है। क्या होता है शाश्वत ईवी और जूल में रिलेशन? 9:30 पड़ गया इसलिए ना आसनी एठिकी देखो नोट्स देखो कौन पढ़ी थी लास्ट टाइम। हाँ देखो देखो कौन पढ़ी थी, 1 EV = 1 जूल पढ़ी थी। हाँ यस सर, 1 जूल ना तो 1 EV पचारि तुमको तुम्हें निजे कौच 1 EV = 1 8 पढ़ा इच्छा नहीं आसनी, पढ़ार इच्छा जब भलसे मन लगे आस पढ़ो ये एमती हेनी। ईवी का रिलेशन क्या है? 1 EV = हाँ
1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अब आप सोचो, अगर इस फॉर्मूला से मैं H कॉमन ले लूँ क्या बनेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, के ही होगा। तो मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर फोटो एमिशन न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, नहीं होना चाहिए, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए, ये होगा बड़ा तभी पॉजिटिव यूनिट आएगा, तभी के का कुछ वैल्यू होगा कि नहीं होगा। अगर दोनों सेम हो गए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। क्वेश्चन आएगा कि जितना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सॉरी जितना इंसिडेंट एनर्जी है उतना अगर यानी कि वर्क फंक्शन हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। क्वेश्चन आएगा फोटो एमिशन होगा कि नहीं होगा, होगा फोटो एमिशन, क्योंकि जितना मिनिमम चाहिए उतना तो मिल गया ना उसको, लेकिन वो धक्का नहीं मिलेगा उसको, धक्का मिलने से उसके पास एनर्जी भी होना चाहिए। मान लो मैं बोलूँगा कि मुझे जाने का उधर मन है, मेरे पास एनर्जी है, मुझे बस पुश चाहिए, तो मैं चला गया वहाँ पे, अब मेरे पास जीरो एनर्जी है, मुझे धक्का मार के लेके जाने से भी कहाँ पे जाऊँगा मैं। तुम लोग खुद पे सोचो, तुम में अगर खुद में एनर्जी नहीं होगा, मैं कितना धक्का मारने से भी क्या होगा, वो करंट नहीं होगा, तुम्हारा भी खुद का एनर्जी होना चाहिए। आया समझ में, हाँ ये तो रिलेट कर पा रहे होंगे अच्छे से, बहुत रिलेटेबल है ये। लिखो इसको, लिखो। वैसे इसमें और एक चीज़ बता देता हूँ, बस सुन के रखो, फिजिक्स में पढ़ोगे आप। जैसे सोचो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है और जा रहा है, बाहर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, क्या ऐसा होता रहेगा पूरा टाइम, चलता रहेगा चलता रहेगा, एक पॉइंट पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहेगा, एक पॉइंट के बाद रुक जाएगा। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट या सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन मतलब बताता हूँ क्या, जैसे बोलते हैं मैं पढ़ पढ़ के सैचुरेट हो गया। मान लो आप कल पढ़ने बैठोगे, 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा पढ़ने बैठे, मान लो फॉर एग्जाम्पल दिशिता होमवर्क कर रही है। अब दिशिता बहुत होमवर्क करते हैं, आपको पता है। अब दिशिता नाम तो अब नाम बोल दिया, अब पढ़ के आना पड़ेगा तुम्हें। मान लो दिशिता होमवर्क कर रही है बैठ के, अब दिशिता सोचा कि उसका साल भर का होमवर्क एक ही दिन में करेगी, वो 5-6 घंटा बैठी ऐसे होमवर्क किए जा रही है। 6 घंटे के बाद और मन लगेगा पढ़ने का, तुम लोग के साथ भी होता होगा, 10th में भी जब आप पढ़ते होंगे, एक पॉइंट के बाद क्या होता है, यानी कि थोड़ा सा नहीं लगता ऐसे, मन ऐसे लगता है कि हाँ अब नहीं पढ़ना है, हो गया बहुत। दैट पॉइंट इज सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। अब मान लो मैं हर दिन आके आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, एक न्यूमेरिकल हर दिन आपको 50 बार करवाऊंगा, एक न्यूमेरिकल 50 बार, और ऐसे 6 दिन तक करवाया। 7वें दिन पे आप गाली दोगे नहीं दोगे मुझे, 7वें दिन छोड़ दो, सेकेंड डे पे ही गाली दोगे मुझे, क्योंकि उस न्यूमेरिकल को लेके आपको सैचुरेट हो गए होंगे आप। आ रहा है समझ में। तो वैसे जब इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट में सैचुरेट हो जाता है वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। आ रहा है समझ में। इसको लिख के रखो, बाद में क्वेश्चंस में इसका ग्राफ वगैरह देखेंगे, और फिजिक्स में आप इसको और भी डिटेल्स में पढ़ोगे। लिख लो इसको जल्दी से।
हो रहा है, आंसर हो रहा है? क्या वैल्यू दिया था मुझे बताओ एक बार, न्यू का वैल्यू क्या दिया है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 10⁻15 हर्ट्ज। और न्यू नॉट कितना दिया है? हर्ट्ज। 15 40 में इसको 14 कर देते हैं ना, 10 × 10⁻14 हर्ट्ज कर देते हैं। ठीक कर लो, मैं आंसर लिख दिया हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको पोस्टुलेट्स बता दूंगा क्या क्या। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, देखो हम लोग एनसीईआरटी से थोड़ा इधर उधर करके पढ़ रहे हैं, मतलब सिक्वेंशियली नहीं पढ़ रहे हैं। हम सब चीज़ों को एक साथ जोड़ेंगे लास्ट को, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा सब चीज़ें कनेक्टेड होगा एक साथ। अभी से लेके 1-2 क्लास पूरा बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल चलेगा और उसमें पूरा चीज़ें कवर हो जाएगा। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, स्पेक्ट्रम, बहुत चीज़ें कवर हो जाएगा। तो ये आगे के 2-3 दिन कोशिश करना बिना एब्सेंट ना होने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद क्या करना, 1-2 पेज जगह छोड़ दो वो बाकी के एग्जाम्पल्स लिखने के लिए। जो 3-4 एग्जाम्पल है ना, उतना लिखने के लिए जितना जगह चाहिए वो छोड़ दो, 1 पेज छोड़ देने से हो जाएगा। ये कल आप सॉल्व करके लेके आओगे, जो नहीं होगा कल पूछना डाउट। कल पहले इसका डाउट्स बताऊंगा मैं। ये 4 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है देखो वहाँ पे उस पेज में, उसी पेज में 4 क्वेश्चन, एक हमने कर लिया और बाकी 3 क्वेश्चन। ठीक है, उस पेज के 3 क्वेश्चन और करना है। ठीक है, one of the most important concepts of this chapter, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बेस्ट पार्ट इज कि इसके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं हम लोग। कैसे बताता हूँ, थोड़ा पहले समझा देता हूँ, फिर सारे लिखवा दूंगा पॉइंट्स। अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी सुनना है, जब मैं लिखवाऊंगा लिखवाऊंगा।
देखो रदरफोर्ड और बोर्स एटॉमिक मॉडल में ह्यूज डिफरेंस क्या था, आपको पता होगा। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उनका रिमार्केबल थ्योरी था न्यूक्लियस। क्या थ्योरी था? न्यूक्लियस। पता है ना आप लोगों को, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का मेन जो की या हीरो था वो कौन था? न्यूक्लियस। उन्होंने बोला था कि सेंटर में एक न्यूक्लियस है, छोटा सा पार्ट लेकिन हेवियर पार्ट, मतलब न्यूक्लियस कॉन्टेंस ऑलमोस्ट द 95% वेट ऑफ द एटम, यानी कि सेंटर में एक बहुत हेवी सा एटम बोल रहा हूँ, हेवी सा एक पार्ट प्रेजेंट है और छोटा सा बहुत हेवी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये पहले भी पढ़ा है हमने। अच्छा आप सोचो, रदरफोर्ड ने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज का है, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ रोटेट कर, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रोटेट करते हैं, करेक्ट। कुछ नहीं बताया कि पर्टिकुलर ऑर्बिट ये है वो है, रोटेट करते हैं, सन जैसे ऑर्बिट रोटेट करता है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर फिक्स नहीं था उनका, वो बोल रहे थे कि रोटेट कर रहे थे। अब जैसे ही आगे आगे डिस्कवरी हुआ, अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा हमने, जो भी बॉडी कुछ एनर्जी के साथ मूव करता है वो हीट रेडिएशन करता है, तो उसका एनर्जी लूज होगा धीरे धीरे क्वांटा के फॉर्म में। जैसे ही वो एनर्जी लूज करेगा, अगर रैंडमली कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो वो स्पाइरल पाथ में आके किसके ऊपर गिर जाएगा? न्यूक्लियस के ऊपर। एटॉमिक मॉडल फेल होगा कि सस्टेन होगा? फेल हो जाएगा। यही था रदरफोर्ड का गलती, उन्होंने पर्टिकुलर ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया था कि ऑर्बिट, वो बोलते हैं कि घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ एक पाथ में घूम रहे हैं, एनर्जी फिक्स्ड है, ये है, इसके बारे में नहीं बताया था। अगर हम फिक्स्ड एनर्जी के बारे में बात, वो बोल रहे थे ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन फिक्स्ड एनर्जी के बारे में नहीं बोला था उन्होंने। फिक्स्ड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के बारे में ना बोलने की वजह से इलेक्ट्रॉन वापस से घूम के आके किसके ऊपर गिर जाएंगे? न्यूक्लियस के ऊपर। इसी को ठीक किया बोर ने। बोर ने बताया कि जैसे रदरफोर्ड बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, एक्चुअली उन्हीं के ही, यानी कि इंटर्न थे, उन्हीं के ही लैब में काम करते थे, वो उनसे ही एसोसिएटेड थे, उनके गाइड थे जितना मैं सुना हूँ। कल इसके बारे में आपको और स्टोरी बताऊंगा मैं। तो उन्हीं के ही वो गाइड थे, मतलब रदरफोर्ड उनके गाइड थे बोर्स के। तो और रदरफोर्ड थ्योरी रिमार्केबल थ्योरी था, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में पता करना और ढूंढ पाना, इट वॉज अ, मतलब क्या बोलते हैं, रिमार्केबल, मतलब यानी कि डिस्कवरी बोलते हैं जिसको हम लोग, मतलब उससे बहुत चीज़ें चेंज हो गया। नहीं तो थॉमसन ने क्या बोला था, जैसे तरबूज के अंदर जैसे सीड्स होते हैं वैसे ही चारों तरफ पड़ा हुआ है, प्लम पुडिंग, केक में जैसे चेरीज वगैरह होता है वैसे ही पड़ा हुआ है। उनका थ्योरी गलत नहीं था, पर उस टाइम के हिसाब से वो बहुत अच्छा मॉडल था। वो नहीं होता तो रदरफोर्ड ये नहीं ढूंढ पाते। तो वो था ना, आपने सुना होगा कि साइंस इज ऑल अबाउट फेल्यूर। अब जितना आप सोचो, डाल्टन का थ्योरी आज सही है क्या? फिर हम डाल्टन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो जिस रीजन की वजह से फेल हुए, उसी रीजन की वजह से आगे रिमार्केबल थ्योरी हुआ। ये मत बोलना कि सर इसी वजह से हम फेल होते हैं, ये मत बोलना। एफर्ट किया उन्होंने, एफर्ट करके कुछ रिमार्केबल थ्योरी लगाया, उसके बाद और आगे चीज़ें ठीक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो पॉजिटिव चीज़ें निकाला था उसके वजह से आगे साइंटिस्ट को हेल्प हो गया। अगर वो एटम है, ऐसा है, कुछ बोलते नहीं, फिर आगे साइंटिस्ट कैसे ट्राई करते कि कुछ है या कुछ नहीं है? अगर न्यूक्लियस के बारे में पता नहीं चलता तो बोर्स एटॉमिक मॉडल सक्सेसफुल नहीं होता। बोर्स एटॉमिक मॉडल सक्सेसफुल नहीं होता रिलेटिवली, वो फेल भी हुआ, सक्सेस भी हुआ। पर अगर वो सक्सेसफुल बहुत मतलब अमाउंट में नहीं होता तो क्वांटम मैकेनिक्स आज इतना रिमार्केबल है, वो उतना नहीं हो पाता। तो इसीलिए मुझे ये किस लिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके मन में आएगा कि हम मॉडल भी पढ़ रहे हैं पर सारे फेल मॉडल हैं, उसके फेल्यूर्स हैं पर मॉडल फेल नहीं है, क्योंकि उसको लेके बहुत सारी चीज़ें फिर आगे सही हुआ है ना। मैं आपको बोलूँगा आज कि आप ऐसे 1920 का एक साइकिल लेके या बाइक लेके आज जाओ, आप 500 किलोमीटर दूर आप जाओगे? नहीं जाओगे, लेकिन वो था इसीलिए आज आप बहुत अच्छा बाइक वगैरह निकला है। तो इसीलिए फेल्योर्स भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ फेल्योर इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब एफर्ट डाल के फेल हो तो फिर चलता है। कमिंग बैक टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो रदरफोर्ड जिस बात पे फेल हुए उसको चेंज किया किसने? बोर ने। बोर ने बताया, पहले ही बताया आपको, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। बचने के लिए भागेगा सेम स्पीड में, एनर्जी क्या होगा? फिक्स्ड। उन्होंने बताया कि जो आप स्पाइरल पाथ में बोल रही हो होगा ही नहीं, क्योंकि इस ऑर्बिट का एनर्जी क्या है? फिक्स्ड। एनर्जी लेवल्स के बारे में उन्होंने बता दिया। ये था रिमार्केबल थ्योरी।
तो इसका मतलब बोर्स एटॉमिक मॉडल का हीरो कौन है? फिक्स्ड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, करेक्ट। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड इन अ पाथ दैट इज नोन एज ऑर्बिट. ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स. अरे स्टेशनरी ऑर्बिट पढ़ा था. दे पोजेस एनर्जी, दैट्स व्हाई दे आर एनर्जी लेवल्स. नहीं होता अगर जैसे मान लो कि मैं न्यूक्लियस हूँ, आप लोग सब एनर्जी लेवल्स हो, ये 1 2 3 4 5 6 7, जितना जितना दूर जाएंगे उतना उतना एनर्जी क्या होता जाएगा? कम. जो पास में होंगे, जैसे ये N2 है और ये N3 है, आप लोग जो बैठे हो वहाँ पे, आप मुझे बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन्स आप में से ज़्यादा बचने को ट्राई कर रहे होंगे? ये 2 या 3? 2, या पास में हो तो आप ज़्यादा बचने को ट्राई कर रहे हो, है ना, क्योंकि मेरा फोर्स आपके ऊपर ज़्यादा लग रहा होगा. लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा होगा क्या? उतना नहीं लग रहा होगा, तो उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, इसलिए उसको बाहर निकलना ज़रूरी है. और एक बात, अब जैसे मान लो कि अब मैं N1 पे हूँ. मैं कहाँ पे हूँ? N1 पे. मेरा कुछ एनर्जी है, मान लो मैं 5 जूल पे भाग रहा हूँ. मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, जस्ट टू मेक यू थिंग्स अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पे 5 जूल पे हूँ, यहाँ पे ही हूँ मैं कहीं पे. और नहीं तो चलो ऐसा मान लेते हैं, ये 1, ये 2 और आप लोग 3 हो, आप लोग लाइन, ये 5, ये 12 और वो 17 या 18 कर देते हैं. क्या क्या बोला मैंने? 5 12 18. अब मुझे बताओ, अगर मुझे 5 से 12 जाना है, मैं कितना एनर्जी लेके जाऊंगा? कितना एनर्जी चाहिए होगा मुझे? अरे गधो, 5 से 12 जाना है, 7 चाहिए. 5 + 7 इज 12. हे भगवान क्या करो, बचाओ मुझे इन लोगों से. ये क्या दरिंदा भेज दिया आप लोगों ने इधर. 5 से 12 जाने में 7 चाहिए होता है. भगवान, अगर मुझे 5 से 18 जाना है, मुझे कितना एनर्जी चाहिए? 13. मैं 18 पे पहुंच गया. 18 को 5 पे आना है, कितना एनर्जी लगेगा उसको? तब भी 13 लगेगा. तो इसका मतलब क्या है कि जो N1 2 3 है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाना है, उतना एनर्जी लेके या लीव करके आना होगा जितना उनका गैप है. फिर से समझो, मेरा एनर्जी कितना है? ये इसका एनर्जी कितना है? 12. अगर मुझे वहां से वहां पे आना है, कितना एनर्जी चाहिए होगा मुझे? 7. 7 इज अ गैप बिटवीन बोथ दिस, यानी कि ऑर्बिटल्स, है ना. अरे समझ में बोथ ऑर्बिट. जैसे मुझे यहाँ से वहां तक जाना है, तो मुझे कितना एनर्जी चाहिए होगा? 13. हाँ ये आता है, चलो ठीक है. तो जितना गैप है उतना एनर्जी को लेके हमें जाना पड़ेगा. अरे समझ में. अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे, ये N1 है, ये N2 है, करेक्ट. ऑर्बिट के बारे में बता रहा हूँ, N1 N2. क्या मैं बोल सकता हूँ N1 के एनर्जी को EN1 बोल देते हैं, N2 के एनर्जी को EN2. N1 से N2 जाना है, कितना गैप है इसके बीच में? EN2 - E, इसका मॉड कर देते हैं. कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है ना, मॉड कर देता हूं मैं. तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको भाग के यहाँ पे जाना है, कितना एनर्जी चाहिए होगा उसको? EN2 - EN1, जितना इसका गैप है उतना. यार ये 5, ये 12, गैप कितना है? 7, तो उसको 7 एनर्जी चाहिए होगा. समझ में आ रहा है? अच्छा, और एक बात, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो हायर सेल को जंप करता है, एनर्जी लूज होता है तो लोअर सेल को जंप करता है. ये पढ़ा होगा बचपन में आपने. इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी टू जंप इनटू हायर सेल्स, एमिट्स एनर्जी टू जंप इनटू लोअर सेल्स. नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? पता नहीं, आज लोगों को ऐसा लग रहा है तेलुगु बोल रहा हूँ विदाउट सबटाइटल. छोड़ो, क्या है. अरे सोचो, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से, कितना एनर्जी लेके गया? EN2 - N1 का मोड, तब से उसको डेल्टा E लिख देता हूँ, करेक्ट. डेल्टा E इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रू फॉल्स? अरे गधो, एनर्जी गैप भी तो एक एनर्जी होता है ना. उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा E = hc/λ, लिख सकते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये ट्रांजिशन बोला जाता है. क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन. तो एनर्जी जो ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन के लिए भी एक फ्रीक्वेंसी हो सकता है, उसको हम hν बोल सकते हैं. लैम्डा जो है, यहाँ से हर टाइप का एनर्जी तो एनर्जी है ना. अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, एक वेव के फॉर्म में जा रहा होगा, जा रहा हो नहीं जा रहा होगा? अरे चीज़ें समझ में धीरे धीरे. अच्छा, आप बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है,
क्या कंडीशन है उसका, क्या होना चाहिए किसी भी ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए? एक कंडीशन है, मैंने बताया था आपको। हाँ रुको 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 सब लोग, हाँ बताओ। वो तो हो नहीं सकता, कंडीशन क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। मैंने बोला था ना बोर्स थ्योरी में है वो, किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट में रहना है तो एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। MVR इज एंगुलर मोमेंट। अरे एनसीईआरटी खोजो नहीं भाई, मिली नहीं दूंगा ना, जहाँ कहू थी शुण आग एनसीईआरटी खोज आब्जर्शन एमिशन स्पेक्ट्रा खोलिकी बस ता नेक्स्ट पेज अच्छे शुण आग जहाँ कहूँ शुण, आज बहुत गाली पड़ो तुमको। MVR इक्वल टू क्या होगा? NH/2 पाई। याद रहेगा, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। याद होगा सबको ये चीज़ है? ठीक, अब लिखो। लिखो पोस्टुलेट्स ऑफ, एक सब हेडिंग लगाओ पॉइंट पे, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। पोस्टुलेट्स ऑफ POSTULATES, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पॉइंट, electrons revolve around the nucleus, electrons move around the nucleus, electrons move around the nucleus, electrons move around the nucleus in a circular path, in a circular path which is known as orbit, which is known as orbit, which are known as orbits, ऐसे भी लिख सकते हो, which are known as orbits। Next point, these orbits are in stationary state, are in stationary state, stationary लिख पाओगे? हाँ, are in stationary state as they have fixed amount of energy, या फिर और भी लिख सकते हो, और each orbit has fixed amount of energy, कैसे भी लिखो, as they have fixed amount of energy, as they have fixed amount of energy। Next point, orbits are also called energy levels, क्या लिखा है? ऑर्बिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ब्रैकेट में लिखो कैपिटल KL, कैपिटल नहीं लिखना है, मतलब KLMNO ऐसे, फिर डॉट 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 ऐसे छोड़ दो, सब कैपिटल्स पे लिखना है। अरे लिखते हैं कुछ लोग, कैपिटल बोलने से CAPITL लिखते हैं, इक्वल टू बोलने से कोई इक्वल टू तो लिख भी सकते हैं, चलो फिर भी कैपिटल कौन लिखता है, स्मॉल कौन लिखता है, कॉमा को COMMA में लिखते हैं, है ऐसे प्राणी, अब क्या कर सकते हैं। क्या लिखा लास्ट पॉइंट? ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल स्केल। हाँ ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन्स मूव टू हायर एनर्जी लेवल, electrons move to higher energy level by absorbing energy, and move to lower energy level by क्या होगा? emitting और releasing energy, by emitting energy लिखो, बेटर टर्म है।
मूव टू लोअर एनर्जी लेवल बाय एमिटिंग एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एनर्जी चेंज, नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी चेंज does not take place in continuous manner, does not take place in continuous manner। does not take place in कंटिन्यू, इसका ये कहीं सुना है आपको, याद आ रहा है? कंटिन्यूट नहीं है, डिसकंटिन्यूड है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में नहीं पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब एनर्जी जो होगा ये भी कौन से फॉर्म में होगा? पैकेट के फॉर्म में होगा, नहीं होगा? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the transition frequency ब्रैकेट में लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, क्या लिखा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स, can be expressed as, between two energy states can be expressed as, जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखो, लिखा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट डाल के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, angular momentum of an electron is quantized, angular momentum of an electron is quantized। उसी में लिखो angular momentum is integral multiple of h by 2 pi, angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। फिर लिख लो,
क्या बोल रहे हो, क्या दिखाई नहीं दे रहा है? एम मास, एम से और क्या हो सकता है? मास, वी वेलोसिटी, ये पहले भी किया था हमने, पर दिशिता पढ़ना पड़ता है उसके लिए। देखो तुम पढ़ के आओ, मैं और तुम्हें नहीं बोलूँगा। एक बार भी होमवर्क सिंसियरली नहीं किया तुमने। अगली बार ऐसे करके आओ होमवर्क, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर मन किया तो, गुस्सा आ रहा होगा तो आ सकता है, अब क्या कर सकते हैं। नहीं तो सनसेट देखते देखते फिर उधर, फिर आगे मैं नहीं बोलूँगा, फिर लोग गाली देते हैं। नहीं तो पर उनकी बोलो, क्या समझ नहीं आ रहा है? क्या समझ में? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, कैलकुलेशन, उसी में ही मतलब इसमें मतलब बहुत सारा टॉपिक मॉडल ही चल रहा है। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, बोर्स एटॉमिक मॉडल इज वैलिड फॉर, बोर्स एटॉमिक मॉडल इज वैलिड फॉर, बोर्स एटॉमिक मॉडल इज वैलिड फॉर hydrogen and hydrogen like atoms, hydrogen and hydrogen like atoms, hydrogen and hydrogen like atoms। देख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसा। हाइड्रोजन He में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो तुझे 2 + 1 किया तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। तो He प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, किसके जैसा हुआ? हाइड्रोजन जैसा हुआ। Li+2 हाइड्रोजन जैसे हुआ। ऐसे मत कर देना Na+10, वो मत कर देना, इतना इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हम लोग। ये लिख लो, ये लिखो कि कल करेंगे डिस्कस, और इसके आगे का थ्योरी कल फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। पर जो क्वांटम थ्योरी वगैरह पढ़ाया है वो पढ़ के आना, कल बहुत काम में लगेगा। ऑर्बिट ऑर्बिटल जो पढ़ाया था मैंने, उसको पढ़ के आना।